आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स देखिए, पहला न्यूमेरिकल देखिए, टू आइडेंटिकली चार्ज स्फीयर्स आर सस्पेंडेड इन एयर बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल वेट्स एंड make an angle of 30 degree with each other when suspended in a liquid of density 800 kg per meter cube. Angle remains the same. What is the dielectric constant of the liquid? The density of the material of the sphere is 1600 kg per meter cube. देखिए इसमें ये दिया हुआ है, दो स्फीयर्स हैं और आइडेंटिकल शेप के हैं, उनको जो है सस्पेंड कर दिया जा रहा है एयर में स्ट्रिंग्स से। ठीक है, दोनों के वेट, दोनों स्फीयर्स के वेट भी इक्वल हैं। तो ऐसे अगर ये चार्ज स्फीयर है, हम इसको यहाँ से सस्पेंड कर रहे हैं स्ट्रिंग से, और जब स्ट्रिंग से सस्पेंड करेंगे तो दोनों पर चार्ज है और दोनों पर सेम नेचर का चार्ज है, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्सन इस पर लगेगा। स्फीयर ए कर दे रहे हैं, यहाँ स्फीयर बी कर रहे हैं और ये इसको रिपेल करेगा। दोनों एक दूसरे को इक्वल इलेक्ट्रिक फोर्स से रिपेल करेंगे। इसका वेट mg और इस स्फीयर का वेट भी mg है, और दोनों के लिए कहा गया कि ये जो स्ट्रिंग है, पॉइंट वो हम ले रहे हैं जहाँ से सस्पेंड कर रहे हैं, ये वर्टिकल से स्ट्रिंग्स 30 डिग्री एंगल फॉर्म करती हैं। ये 30 डिग्री एंगल फॉर्म कर रही है, ये स्ट्रिंग भी 30 डिग्री एंगल फॉर्म कर रही है और ये स्ट्रिंग भी 30 डिग्री एंगल फॉर्म कर रही है। ये पॉइंट सी ले रहे हैं, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये वर्टिकल लाइन है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। एक बार एयर में इसको जो है सस्पेंड किया, इसी सिस्टम को फिर हम ले आके लिक्विड में सस्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, एक बार एयर में सस्पेंड किया, तो एयर में सस्पेंड किया तो ये है, और यहाँ टेंशन जनरेट हो जाएगा, दोनों स्ट्रिंग में टेंशन जनरेट हो जाएगा। अब इसी पूरे सिस्टम को लिक्विड में ले आके सस्पेंड कर रहे हैं, और जब लिक्विड में सस्पेंड कर रहे हैं तो एंगल में कोई चेंज नहीं आ रहा है, एंगल उतना ही है अभी भी, लेकिन और चीज़ें चेंज हो जाएंगी। क्या चेंज हो जाएगा? जो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्सन यहाँ पर है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्सन चेंज हो जाएगा। यहाँ एयर में मान लीजिए इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्सन को हम नोटेशन दे रहे हैं F0। जब इसी को हम लिक्विड में ले आके सस्पेंड करें पूरे सिस्टम को, ये एयर में है, तो लिक्विड में जब सस्पेंड करें तो क्या हो रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा है, एंगल तो वही रह रहा है, लेकिन ये वेट चेंज हो जाएगा। यहाँ वेट मान लीजिए W हमने लिखा है, यहाँ वेट W है, और जब लिक्विड में सस्पेंड कर दे रहे हैं तो वेट चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ लिक्विड का अपथ्रस्ट अप्लाई होगा, लिक्विड की वजह से अपथ्रस्ट अप्लाई होगा, तो इसका जो वेट mg है, mg नहीं रह जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे किसी लिक्विड में अगर कोई चीज़ आप डुबाते हैं, डिप करते हैं, तो उसका वेट जो है कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी बॉडी लिक्विड के अंदर एंट्री कराते हैं, क्या होता है, अपने वॉल्यूम के इक्वल लिक्विड को रिप्लेस कर देती है, और जो लिक्विड वहाँ से रिप्लेस होता है अपने वेट के इक्वल जो अपथ्रस्ट अप्लाई कर देता है। ऐसे में जो इफेक्टिव वेट है वो कम हो जाता है, तो यहाँ वेट अब चेंज हो जाएगा लिक्विड में जब इसी सिस्टम को हम करेंगे। और ये जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, ये भी चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर एयर ना होकर के यहाँ लिक्विड आ गया, और इलेक्ट्रिक परमिटिविटी लिक्विड की अलग है, एयर की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी अलग है।
टेंशन भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि टेंशन तो इन्हीं सब पर डिपेंड करेगा कितना वेट यहाँ काम कर रहा है, तो उसी हिसाब से टेंशन भी चेंज हो जाएगा। बस केवल एक चीज़ चेंज नहीं हो रही, एंगल उतना ही रह जा रहा है। तो ये कहा गया कि लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड करिए, लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा, मान लीजिए सिस्टम को जब हम लिक्विड में करेंगे तो लिक्विड में क्या हो जाएगा, एफओ तो हमने लिखा है, एफओ है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन स्फीयर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन स्फीयर्स इन वैक्यूम और एयर। ठीक है, इसी सिस्टम को लिक्विड में जब हम कर रहे हैं तो लिक्विड में करने पर सब कुछ वैसे ही है, बस एक इतना चेंज हो जाएगा, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन वो है, वही स्ट्रिंग्स भी हैं जैसे वहाँ पर था। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा वो चेंज हो जाएगा, लिक्विड में एफएल लिख दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन स्फीयर्स इन लिक्विड, एफएल कर दे रहे हैं। यहाँ वेट चेंज हो जाएगा, अब डब्ल्यू ना हो कि डब्ल्यू डैश हो जाएगा, डब्ल्यू डैश कर दे रहे हैं। वास्तव में ये डब्ल्यू डैश है क्या, जो वेट है एयर में, एक्चुअल वेट माइनस क्या, अप थ्रस्ट अप्लाइड बाय लिक्विड, वही हाल यहाँ पर होगा, डब्ल्यू डैश अप थ्रस्ट, डब्ल्यू माइनस अप थ्रस्ट, यूटी क्या है, अप थ्रस्ट अप्लाइड बाय लिक्विड। और यहाँ देखिए टेंशन भी अलग हो जाएगा, उसी हिसाब से टेंशन टी डैश ले लिया हमने। यहाँ वर्टिकल वैसे ही है, पॉइंट ए और बी जैसे लिए थे, यहाँ पर अब थोड़ा ए डैश और बी डैश कर दे रहे हैं, क्योंकि वही पॉइंट तो रह नहीं जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। अब देखिए इस पॉइंट को हमने सी लिया, सी डैश कर दिया, एंगल उतना ही है यहाँ पर, जैसे वहाँ 30 डिग्री तो यहाँ भी 30 डिग्री। यहाँ एफ एल क्या है, ये सारे टर्म्स हम बता दे रहे हैं। एफ एल इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन स्फीयर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन स्फीयर्स इन लिक्विड, और W क्या है, वेट है, वेट ऑफ स्फीयर इन फ्री स्पेस। W डैश क्या है, वेट ऑफ स्फीयर इन लिक्विड, यूटी क्या है, अप थ्रस्ट, अप थ्रस्ट, अप्लाइड बाय लिक्विड ऑन स्फीयर्स। टी डैश यहाँ टेंशन है, टी यहाँ पर टेंशन है, टी टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन ईच स्ट्रिंग इन एयर, और टी डैश क्या है, टेंशन इन ईच स्ट्रिंग इन लिक्विड। अब इसे सॉल्व करना है हमें, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या, यहाँ लामीज थ्योरम अप्लाई कर दें। एयर में अगर इक्विलिब्रियम हम लें
स्फीयर ए या स्फीयर बी की, तो देखिए यहाँ क्या होगा, फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ स्फीयर ए और बी इन क्या एयर और फ्री स्पेस, क्या करेंगे, फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ ए और बी इन फ्री स्पेस क्या हो जाएगा, यहां अप्लाई कर दें लामिस थ्योरम। तो लामिस थ्योरम क्या, इस बॉडी का इक्विलिब्रियम क्या है, 3 कोप्लेनर फोर्सेज हैं और एक कॉन्करेंट फोर्सेज हैं, टी एफ और डब्लू। वैसे यहाँ भी टी एफ और डब्लू, लामिस थ्योरम अप्लाई कर दें। लामिस थ्योरम से क्या, ये 90 डिग्री तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा, ये 90 है, ये 90 है। अब देखिए जैसे यहाँ हम यूज कर रहे हैं यूजिंग लामिस थ्योरम, तो लामिस थ्योरम से एफ नॉट अपान क्या साइन 90 प्लस 60 कर दें। जब एफ नॉट लेंगे तो डब्लू और टी के बीच जो एंगल है वो 60 प्लस क्या है 90 प्लस 60 है, तो साइन 90 प्लस 60 कर देंगे। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ एफ नॉट अपान साइन 90 प्लस 60 और यहाँ पर W अपान, तो W जब लेंगे तो एफ नॉट और टी के बीच जो एंगल हो 120 है, तो ये हो जाएगा W अपान साइन 120 इक्वल टू टी अपान साइन 90। तो हमें एफ नॉट और डब्लू से ही काम है, तो यहाँ यही दो ले रहे हैं और यहाँ क्या आ जाएगा एफ नॉट अपान साइन 90 प्लस 60 cos 60 कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ डब्ल्यू अपान साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30 कितना, ये साइन 120 को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30, और साइन 90 प्लस 30 कितना होता है cos 30, तो यहाँ लिख सकते हैं cos 30। एफ नॉट यहाँ से आ जाएगा एफ नॉट इक्वल टू क्या डब्ल्यू cos 60 अपान cos 30। इसको ऐसे सॉल्व कर दें, cos 60 कितना 1/2 और cos 30 √3/2। फाइनली इसको हम लिख सकते हैं W अपान √3, ये एफ नॉट है, W अपान √3 इसको 1 कर लिया। अब लिक्विड के केस में बात करें, लिक्विड में जो हमने फिगर फॉर्म किया है, तो लिक्विड के केस में भी यही लॉ लगाएं, लामिस थ्योरम फिर अप्लाई करें। इन केस ऑफ लिक्विड सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, सब कुछ वही है। वहाँ क्या हो जाएगा Fl को हम लिख सकते हैं लिक्विड के केस में क्या आएगा Fl इक्वल टू डब्ल्यू डैश कर दे रहे हैं, वहाँ वेट डब्ल्यू डैश कर दिया हमने, बाकी एंगल वगैरह में कोई चेंज तो आया नहीं था, बाकी सब मैथमेटिक्स यही है। तो डब्ल्यू डैश अपान √3 आ जाएगा वहाँ भी, ठीक। इसको हमने 2 कर लिया। अब देखिए हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चाहिए, किसका लिक्विड का।
और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने बताया है, दूसरे या तीसरे लेक्चर में बताया है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? फोर्स इन क्या? फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिक फोर्स इन फ्री स्पेस अपान इलेक्ट्रिक फोर्स इन मीडियम। जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है। बेसिक डिफिनीशन क्या है? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपान इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ क्या? फ्री स्पेस। और उसी का दूसरा फॉर्म भी क्या है? अगर फोर्स के फॉर्म में लिखें तो इलेक्ट्रिक फोर्स इन मीडियम, इलेक्ट्रिक फोर्स इन फ्री स्पेस अपान इलेक्ट्रिक फोर्स इन मीडियम। हमें लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चाहिए या रिलेटिव परमिटिविटी चाहिए। तो देखिए, इफ़ के इज़ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड, अगर के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो किसका? लिक्विड का, तो क्या हम करेंगे? इफ़ के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड, देन K इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स इन फ्री स्पेस अपान इलेक्ट्रिक फोर्स इन मीडियम। यहाँ मीडियम का रूल कौन कर रहा है? लिक्विड। इसको हम क्या कर लें? थर्ड पॉइंट कर लें, 1 और 2 का यूज कर लें, यूजिंग 1 एंड 2। और जैसे 1 और 2 को हम यूज करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा? यूजिंग 1 एंड 2। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी क्या आएगा? एफ नॉट की वैल्यू W/√3 और यहाँ W'/√3 W' कर दिया। और यहाँ हम लिख सकते हैं W' क्या है? W माइनस UT अप थ्रस्ट। ठीक है। और अप थ्रस्ट, अब देखिए, अगर डेंस इसका वॉल्यूम हम ले लें, क्या स्फीयर का वॉल्यूम V ले लें, तो स्फीयर जिस मटेरियल का बना हुआ है उस मटेरियल की डेंसिटी रो ले लें, तो क्या हो जाएगा? वेट क्या होता है? mg होता है, mg। तो m क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी कर दें। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से मास हुआ, स्फीयर का मास इंटू जी किया। यहाँ पर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर इंटू जी माइनस अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट कितना? कोई भी बॉडी अगर लिक्विड के अंदर हम क्या करते हैं? डिप करते हैं, तो अपने वॉल्यूम के इक्वल लिक्विड को रिप्लेस करती है। और जितना लिक्विड रिप्लेस होता है वो बदले में क्या करता है? एक फोर्स अप्लाई करता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं अप थ्रस्ट। तो जैसे अपने वॉल्यूम के इक्वल लिक्विड रिप्लेस होगा, स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल लिक्विड रिप्लेस होगा, लिक्विड रिप्लेस हुआ। अब उस लिक्विड का हम वेट निकालें, कितना लिक्विड रिप्लेस हुआ उसका वेट चाहिए। तो जो लिक्विड रिप्लेस हुआ उसका मास और इंटू जी करें, तो कितना लिक्विड रिप्लेस हुआ? तो वॉल्यूम के इक्वल, स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल लिक्विड रिप्लेस हुआ। और अगर उसका हम मास निकालना चाहें उस लिक्विड का, तो लिक्विड की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें। लिक्विड की डेंसिटी मान लीजिए कि सिग्मा है, जी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए, यहाँ हम बता दें कौन क्या टर्म है। W क्या है? वेट है, किसका? स्फीरिकल बॉडी का। कहाँ पर? फ्री स्पेस में। और वेट होता क्या है? वेट की बेसिक डिफिनीशन ही होती है ना, यहाँ mg लिखते हैं, m वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। और अप थ्रस्ट हमने बताया, अप थ्रस्ट क्या है? ये द वेट ऑफ द लिक्विड रिप्लेस्ड बाय द स्फीरिकल बॉडी, द वेट ऑफ द लिक्विड रिप्लेस्ड बाय द स्फीरिकल बॉडी। अच्छा, तो कितना वेट रिप्लेस हुआ? ये कितना वेट रिप्लेस हुआ? इस वॉल्यूम के इक्वल। तो बॉडी का वॉल्यूम V और लिक्विड की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें, सिग्मा इंटू जी, mg करेंगे ना, ये UT है। तो इस वजह से W' या W माइनस UT जो हमने किया, कैसे ये सब रख दिया ये बता दिया यहाँ पर।
ये ओनली फॉर नॉलेज ऐसे बताया हमने। अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर के को हम लिख सकते हैं वी रो, वी कॉमन ले लिया, वी जी यहाँ पर है और रो है, तो वी रो जी है और यहाँ डिनोमिनेटर में वी और जी कॉमन लिया, रो माइनस सिग्मा कर दिया, वी और जी कैंसिल हुआ और फाइनली हम पा गए रो अपान रो माइनस सिग्मा। अब इनकी वैल्यूज दी हुई है, क्या दिया है, गिवन रो इक्वल टू 1600 kg पर मीटर क्यूब, ये गिवन है, और सिग्मा डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इन विच स्फेरिकल सिस्टम इज डिप्ड, तो ये क्या है 800 kg पर मीटर क्यूब है। इसको यहाँ रख दिया जाए, के क्या आ जाएगा 1600 अपान ये 800 और ये आ जाएगा 2, इसकी कोई यूनिट तो होगी नहीं, आंसर हो गया ये। इस तरीके से हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पार्टिकल ऑफ मास m and carrying charge minus q1 is moving around a charge plus q2 along a circular path of radius r. Prove that the period of revolution of the charge minus q1 about plus q2 is given by this. मतलब ये दिया गया है कि कोई पार्टिकल है मास m का और चार्ज उस पर माइनस q1 है, वो मूव कर रहा है किसी चार्ज प्लस q2 के अराउंड सर्कुलर पाथ में, और उस सर्कुलर पाथ की रेडियस r है। तो हमको फाइंड करना है क्या, टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक, प्लस q2 चार्ज के अराउंड मूव कराना r रेडियस में। इस न्यूमेरिकल में देखिए ये प्लस q2 चार्ज है, यहाँ कहीं मान लीजिए पॉइंट O पर प्लस q2 चार्ज प्लेस किया हुआ है, इसके अराउंड r रेडियस में माइनस q1 चार्ज मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ये चार्ज मूव कर रहा है माइनस q1 r रेडियस की सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और इस चार्ज जिस बॉडी पर ये चार्ज है ना उस बॉडी का मास m है, चार्ज उस पर माइनस q1 है और इसके अराउंड मूव कर रहा है। तब ऐसे में हमें ये बताना है, टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो उस पर सेंटीपिटल फोर्स जरूर लगेगा। कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ को एडाप्ट करेगी तो सेंटीपिटल फोर्स जरूर लगेगा, ठीक, बिना सेंटीपिटल फोर्स के मूवमेंट हो ही नहीं सकता सर्कुलर पाथ में। अब देखिए, अब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि सेंटीपिटल फोर्स यहाँ आया कहाँ से, तो वास्तव में यहाँ इन दोनों के बीच, ये दोनों क्या हैं, अपोजिट चार्जेज हैं, और अपोजिट चार्जेज हैं तो इनमें इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। यहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही किसका रोल प्ले करेगा, किसका रोल प्ले करेगा, सेंटीपिटल फोर्स का। इन दिस केस द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन प्लस q2 एंड माइनस q1 प्लेज द रोल ऑफ क्या, सेंटीपिटल फोर्स, ठीक। यहाँ पर हम करेंगे द नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स टू दिस बॉडी हैविंग मास m एंड चार्ज माइनस q1 इज गिवन बाय क्या, द इलेक्ट्रिक 2 एंड माइनस q1। तो सेंटीपिटल फोर्स सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए सेंटीपिटल फोर्स चाहिए, और ये सेंटीपिटल फोर्स आया कहाँ से, वास्तव में यहाँ जो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन दोनों बॉडीज के बीच, चार बॉडीज के बीच, वही किसका रोल प्ले करेगा, सेंटीपिटल फोर्स का। तो मैथमेटिकली हम ये बात कर सकते हैं Fc इक्वल टू Fe, मतलब नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स इज ड्यू टू क्या,
इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्लस Q2 एंड माइनस Q1, या ये भी बोल सकते हैं कि इन दिस केस द नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स, द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्लस Q2 एंड माइनस Q1 प्लेज द रोल ऑफ क्या, नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स। तो Fc इक्वल टू Fe कर दिया। अब देखिए मैकेनिक्स से आप ये चीज़ जानते हैं कि Fc क्या होता है, mv² अपॉन r, ये तो फार्मूला ही होता है mv²/r सेंटीपिटल फोर्स। इसको आप पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, mv²/r का फार्मूला। और ये k टाइम्स Q1 Q2 अपॉन r² कर दिया, ये कैंसिल किया और यहाँ से v² अगर निकालें तो k टाइम्स Q1 Q2 अपॉन mr कर देंगे। यहाँ से v आ जाएगा रूट k Q1 Q2 अपॉन mr। If t is time of revolution, if t is the time of revolution, मतलब पूरा एक राउंड करने का टाइम, तो t क्या आ जाएगा, t इक्वल टू 2πr अपॉन v कर देंगे, 2πr अपॉन v। रिजल्ट 1 का यूज कर दें 2 में, यूजिंग 1 इन 2, यूजिंग 1 इन 2। और जैसे ही 1 का यूज करेंगे हम पा जाएंगे t इक्वल टू क्या, 2πr अपॉन v के प्लेस पर रूट k टाइम्स Q1 Q2 अपॉन mr। 2π और इसको सिंप्लीफाई कर दें, r रूट mr अपॉन रूट k टाइम्स Q1 Q2। फाइनली इसको लिख सकते हैं 2π रूट m, या रूट m अपान कर दें इसको, रूट m अपान k Q1 Q2 और r पर 1 पावर और r की पावर 1/2, r की पावर 3/2 कर दिया। और इस तरीके से, या t को ऐसे भी लिख सकते हैं 2π रूट के अंदर कर दें mr³ अपान ये है कंप्लीट आंसर, ये हो गया। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर पर हम और न्यूमेरिकल सेंड करेंगे।